हिंदुस्तान के दो बड़े शहर, एक मुंबई जो तब बॉम्बे कहलाता था जब ये इंसिडेंट हुआ, और दूसरा कोलकाता जो तब कलकत्ता कहलाता था। दो बड़े शहरों में कुछ महीने के गैप के अंदर एक एक कर इतने लोग मारे जाते हैं। और आप सोचिए कि मुंबई पुलिस और कोलकाता पुलिस दोनों के तमाम ज़हीन दिमाग अफसर इस केस को सॉल्व करने में लगते हैं, महीनों सालों बीत जाता है और वो पता ही नहीं लगा पाते कि असल में कातिल है कौन, उसका चेहरा कैसा, उसका नाम क्या है, क्यों ऐसा करता है, क्यों लोगों को मारता है। तो सारे सवाल आज भी क्यों में ही हैं। लेकिन कहानी हम लोगों के सामने है तो वही कहानी आपके सामने रखता हूँ। बात 1985 से 89 की है, मतलब 4 साल के दौरान की बात है ये। मुंबई में शुरुआत में कुछ लाशें मिलती हैं, 1 2 3। अच्छा, एक हर क्राइम के पीछे एक अजीब सी चीज़ ये भी होती है। जैसे कई केस देखे अपने क्राइम रिपोर्टिंग के ही मैंने अपने करियर में, जब शुरुआत में ऐसा कोई इंसिडेंट होता है, कोई मर्डर होता है, 1 2 3 4, इवन एक ही शहर में पुलिस जो है उनको कड़ियाँ नहीं जोड़ पाती हैं कि इन सारे अलग अलग मर्डर का कोई आपस में कनेक्शन है, कोई रिश्ता है। अगर वक्त पे वो कड़ियाँ जुड़ जाएं तो शायद बहुत सारे ऐसे क्राइम जो और ज़्यादा आगे होने वाले हैं वो रुक जाए, लाशों की गिनती थम जाए। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि या तो हमारी एक माइंडसेट ये है कि हर एक तो इलाके में थाने बटे हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट बटा हुआ है, तो मेरे डिस्ट्रिक्ट में क्राइम हुआ है मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हुआ वो अपना कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट के बीच में आपस में जो कम्युनिकेशन होनी चाहिए, जो एक दूसरे को जांच के लिए ज़रूरी बेसिक चीज़ें होनी चाहिए, कई बार वो लैप्सेस होती हैं, कई बार वो दिखाई नहीं देती, आपस में तालमेल दिखाई नहीं देता। और उसका नतीजा ये होता है कि क्रिमिनल को आसानी हो जाती है क्राइम करने के लिए। तो मुंबई क्या है कि ये कहानी, ये स्टोन मैन जिसकी जो उसने कत्ल किए, उसकी तादाद सिर्फ इसलिए बढ़ी क्योंकि पहले 6 लाशें जो मुंबई पुलिस को मिली, उन 6 लाशों की कड़ियाँ पुलिस जोड़ ही नहीं पाई थी। उसने सोचा ही नहीं था उस लाइन पर जाकर। 85 के एंड में पहली बार मुंबई पुलिस में एक लाश मिलती है। अच्छा, यहाँ पे एक और भी शायद वजह ये थी कि जो लाशें मिल रही थी वो बेहद गरीब लोग, जिनका अपना आशियाना नहीं, फुटपाथ पे सोना, कहीं काम मिल गया कर लेना, शायद जिनका अपना कोई जानने वाला, कोई रिश्तेदार नहीं। तो ऐसे लोगों की जब लाशें मिलती हैं, और कहने को यह है कि हमारे यहाँ कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन आमतौर पे देखा यही गया, कड़वा सच ये है कि जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं जिसमें मीडिया में बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं, वो सारे केसेस को तो जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश की जाती है। लेकिन ऐसे हज़ारों लाखों गुमनाम केसेस होते हैं जिनका कोई माँ बाप नहीं होता। उन केसेस का अंजाम बड़ा बुरा होता है। जब मौका मिला इन्वेस्टिगेशन कर लिया, जब हो गया देख लिया, तो ये भी एक रवैया रहता है। तो मुंबई में 2 इलाके ऐसे थे जिसमें अचानक कुछ लोगों की लाशें मिलती हैं। एक इलाका था सियोन और एक इलाका था किंग चर्च। बात 85 के बाद की है। फुटपाथ किनारे मुंबई पुलिस को पहली बार सियोन इलाके में एक लाश मिलती है। वो लाश इसलिए अजीब थी कि उसका सर बुरी तरह से कुचल दिया गया था। वो सर देख के ही लगता था कि किसी वजनी चीज़ से उस पर हमला किया गया है। सियोन इलाके में लाश मिली। इसके बाद कुछ महीने खामोशी होती है। कुछ महीनों के बाद अचानक सियोन इलाके में एक दूसरी लाश मिलती है। इस लाश की भी खासियत ये थी कि इसका सर कुचला हुआ था, लेकिन जांच करने वाली पुलिस कुछ महीने पुरानी वो पहली लाश भूल चुकी होती है, और इसीलिए उसको जब दूसरी लाश मिलती है तो वो ध्यान नहीं देती कि जो एक और लाश मिली थी जिसका केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, उसका भी सर कुचला हुआ था। वो भी दिखने में उसके कपड़ों से बेहद गरीब और फुटपाथ पे सोने वाला नज़र आ रहा था। लेकिन उन दोनों कड़ियों को पुलिस नहीं जोड़ा। इसके बाद कुछ वक्त और गुजरता है और फिर तीसरी लाश मिलती है जो किंग चर्च इलाके में मुंबई के मिलती। इस लाश की भी कहानी यही थी कि सर बुरी तरह से कुचला हुआ था, फुटपाथ पे सोने वाला था। तो जब एक ही इलाके सियोन में ही पुलिस ने इतनी जहमत नहीं उठाई कि 2 लाशों का आपस में कुछ रिश्ता है जोड़ सकें, तो फिर ये तो दूसरा इलाका था, वहाँ पे पुलिस कहाँ इतनी मशक्क़त करती। कुछ वक्त और गुजरता है, फिर तीसरी लाश मिलती है सेम उसी हालत में। कुछ वक्त और गुजरता है, फिर चौथी लाश मिलती है, 5वीं मिलती है, 6ठी मिलती है। जब 6ठी लाश मिलती है तब पहली बार मुंबई पुलिस, जो दोनों इलाके के सियोन और किंग चर्च की जो पुलिस जांच कर रही थी, उस इलाके में जो भी जुरिसडिक्शन उनका पड़ता था थाना, तब उनमें से किसी पुलिस वाले ने पहली बार थोड़ी मेहनत की और उसे लगा कि एक के बाद लाशें मिल रही और वो भी सर बुरी तरह से कुचला हुआ, तो ये है क्या माजरा। तो उसने इन लाशों के बारे में जब एक एक करके सारी लाशों के बारे में गहराई से उसकी जो रिपोर्ट थी पढ़ना शुरू किया। फिर उसने थोड़ी और मेहनत की। उसने बताया कि सिर्फ उसके इलाके में या मुंबई में और भी कहीं है, तो पता चला सियोन इलाके में भी ऐसी लाशें मिली थी। तब उसके सामने 6 केस स्टडी थी, 6 लाशें
6 के 6 साथ कॉमन चीज़ें जो थी वो 2-3 चीज़ें थी। नंबर 1, 6 के 6 मुंबई के फुटपाथ पे सोने वाले थे। वो या तो भिखारी थे या फिर कचरा बीनने वाले थे, बेहद गरीब थे। दूसरी, उन 6 के 6 का कोई आगे पीछे नहीं था, मतलब कोई उनका रिश्तेदार, कोई और जानने वाला, कोई दोस्त जो पहचान सके और बता सके उसी इलाके में रहने वाला कोई दूसरा ऐसा राहगीर या फुटपाथ पे सोने वाला, बट उसका कोई आगे पीछे नहीं था। ये दूसरी चीज़ कॉमन थी। तीसरी चीज़ जो कॉमन थी वो ये थी कि लाशों के सर को कुचलना, और वो जिस तरीके से लाशों का सर कुचला होता था वो उसको देख के ही अंदाज़ा हो गया था, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात आई वो कोई मामूली पत्थर से नहीं बल्कि कोई वज़नी पत्थर होगा। इसी दौरान में, इस तफ्तीश के दौरान, पुलिस को पता चला कि एक जगह पे एक लाश के साथ एक पत्थर भी मिला था जिसके ऊपर खून लगा हुआ था। तो उस पत्थर को भी पुलिस ने उठाया, उसके फिंगरप्रिंट, सारी चीज़ें ली गई, पत्थर को कब्जे में किया गया। उस पत्थर का वज़न था 30 किलो, और उस 30 किलो के वज़न के पत्थर से उस शख्स का सर कुचला गया था। अब जाहिर सी बात है कि पत्थर का वज़न अगर 30 किलो है तो पहली चीज़ जो पुलिस तफ्तीश कर रही थी उसमें एक चीज़ उभर कर सामने आई कि अगर कातिल अकेला है तो फिर वो हट्टा कट्टा है और लहीम शहीम है, अच्छा खासा मजबूत होगा, वरना 30 किलो का पत्थर उठाकर दोनों हाथ से और किसी के सर पे मारना, ये कमज़ोर आदमी की बात नहीं हो सकती। तो ये एक चीज़ सामने आई। लेकिन ये भी था कि क्या ये पत्थर एक से ज़्यादा लोग मिलकर उठा के कुचलते थे, सर पे मारते थे? इस सवाल का जवाब नहीं था। लेकिन खैर, अब ये 6 लाशों की तफ्तीश के बाद पता चला कि ये पूरा जो है, जो इनका ढर्रा है, क्राइम करने का तरीका है, जो पैटर्न है वो एक जैसा है। इसका मतलब है कि इसमें कोई एक आदमी है या उस आदमी के साथ कुछ और लोग हैं, लेकिन ये काम एक ही ग्रुप का है। अब पहली बार ये जब चीज़ें सामने आई, इसके बाद मुंबई पुलिस ने बाकायदा फुटपाथ पे सोने वालों को आगाह करना शुरू किया, उनको चेताना शुरू किया। रात को पेट्रोलिंग भी हुई, लेकिन कुछ दिन बाद ही 7वीं लाश मिल जाती है, फिर कुछ दिन बाद 8वीं, और करते करते ही 88 आ जाता है। 85 के एंड में शुरू हुआ, लगभग 2 साल मानिए, 86 शुरू होने वाला था, और 88 दिसंबर तक 12 लाशें मुंबई की फुटपाथ पर पुलिस बटोर चुकी थी। 12 के 12 की मौत एक ही जैसी, 12 के 12 जो लोग थे उनका प्रोफाइल एक जैसा, और ये 12 के 12 लाशें जो मिली थी मुंबई के सिर्फ 2 इलाकों में, एक सियोन और दूसरा किंग चर्च इलाका। 12 के 12 का कोई नोन नहीं, इसलिए कभी कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने या कोई ढूंढने पहचानने नहीं आया। तो पुलिस के लिए एक अजीब मुश्किल ये भी थी कि मरने वाले की ही शिनाख्त नहीं हो रही थी कि ये लोग कौन हैं, और सर जिस तरीके से कुचला जाता था तो चेहरा भी बिगड़ जाता था, तो एक परेशानी वो भी थी। लेकिन ये था कि कपड़ों से और बाकी हुलियों से भी कई बार शिनाख्त हो जाती है। मुंबई पुलिस ने उसकी कोशिश की, लेकिन वो सारे शायद कहीं मुंबई के बहुत बाहर से, दूर से आए थे, और उनमें से बहुत सारे ऐसे भी थे जो मारे गए शायद जो नशे वशे के भी आदी थे। लेकिन शिकारी ने हर शिकार को इस तरीके से चुना कि वो उसके बारे में जानता था कि इसके आगे पीछे कोई नहीं है, फुटपाथ पे सोता है, शायद वो रात को भटकता, देखता, 2-3 दिन उस पर नज़र रखता कि ये कौन है, कहाँ सोता है, क्या करता है। तो उसने अपनी तरफ से पूरी रैकी की, अपनी तरफ से पूरी उसने प्लानिंग की, और उसके बाद एक एक कर उसने 12 लोगों को, हालांकि इसमें इस फिगर को लेके भी हमेशा एक सवाल रहा है। कहते हैं कि 12, मुंबई पुलिस का दावा है कि ये 12 है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये तादाद 26 है, 26 है। अब सच क्या है, क्योंकि रिकॉर्ड पे 12 है। उसमें कहा गया कि उसके बाद बहुत सारी ऐसी लाशें थी जिनका FIR दर्ज नहीं किया गया, ये भी था ताकि पैनिक न फैले शहर में। तो पुलिस ने पूरी कोशिश की। 2 साल की पहले 6 महीने तो ऐसे ही निकल गए, 6 जब लाशों की ट्रेंड, उसका पैटर्न एक जैसा देखा, उसके बाद जांच हुई। बट उसके बाद भी तमाम कोशिशों के बावजूद पुलिस ने अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली, कई इलाकों की पुलिस लगी, हर फुटपाथ पे, हर जगह पे ऐसे लोगों पे नज़र रखी गई, बहुत सारे लोगों को उठाया गया, उनकी रिमांड भी ली गई, अच्छी खासी पिटाई भी की गई, लेकिन कोई ऐसा सबूत, कोई क्लू नहीं मिला जो ये बता सके कि ये पत्थर मार के लोगों का कत्ल करने वाला कौन है। और उसके अलावा ये भी था कि तब तक मुंबई में इस मारने वाले का कोई नाम या चेहरा भी सामने नहीं आया था। मतलब ये भी नहीं था कि इसको क्या नाम दिया जाए इस गुमनाम कातिल को, तो वो नाम भी नहीं था तब तक, चेहरा तो खैर था ही नहीं, पहचान भी नहीं थी। तो मुंबई पुलिस ने अपनी सारी कोशिशें कर ली, लेकिन ऑफिशियली रिकॉर्ड पे जो 12 कत्ल हुए एक ही तरह से, उन 12 के 12 कत्ल का कातिल कौन था, मुंबई पुलिस कभी इसका जवाब ढूंढ नहीं पाई। 88 में आखिरी कत्ल होता है, उसके बाद ये कत्ल अचानक रुक जाता है।
इधर मुंबई पुलिस जांच कर रही, उधर कत्ल का सिलसिला रुक गया। जो एक पैटर्न था कि हर 3, 4, 5, 6 महीने में एक ऐसी लाशें मुंबई पुलिस फुटपाथ से उठा रही थी, वो अचानक रुक गया। करीब 7-8 महीने बीत गए पहली बार 2 सालों में, और कोई लाश नहीं मिली। तो मुंबई पुलिस भी बड़ी हैरान, फिर भी उन्होंने अपना विजिल रखा, नज़रें रखी, लेकिन उसके बाद कोई और कत्ल नहीं हुआ मुंबई में। मुंबई पुलिस ने चैन की सांस ली, लेकिन अपनी जांच जारी रखी। वक्त बीतता है, करीब 8-9 महीने बीत गए। साल 1989 आ जाता है, 1989। अचानक कोलकाता से खबर आती है कि एक शख्स को, जो हावड़ा ब्रिज के पास है, वहाँ पे एक लाश मिली और उसका जो सर है वो पत्थर से, किसी वजनी पत्थर से कुचल दिया गया। तो उस वक्त तक ये खबर कोलकाता में भी थी मुंबई पुलिस की, और ये मुंबई में इस तरीके से कोई शख्स है। तो पहली बार लगता है कि कोई ऐसी दुश्मनी होगी या कुछ होगा, पर ये वो नहीं हो सकता। कुछ वक्त बीता है, दूसरी लाश मिलती है, और दूसरी लाश जब मिलती है तो उसकी भी हालत वैसी है। और ये दोनों लाशें मिली थी सेंट्रल कोलकाता में, हावड़ा ब्रिज के बिल्कुल करीब, जहाँ पे फुटपाथ पे काफ़ी लोग सोते हैं। तीसरी लाश मिलती है। फिर जब तीसरी लाश मिलती है तो तीनों का कोलकाता पुलिस थोड़ी सी मुंबई पुलिस से तेज़ निकली। ये भी हो सकता है कि शायद उन्होंने मुंबई की सारी कहानियाँ पढ़ी, उस वक्त मीडिया में आ रही थी, तो उनको लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि तीनों कत्ल एक ही जैसा किया गया, भारी पत्थरी जो वजनी पत्थर है उससे मारा गया है। तो अब कोलकाता पुलिस फ़ौरन अलर्ट पे हो जाती है, लेकिन कातिल इतना चालाक था कि कोलकाता पुलिस के तमाम विजिलेंस के बावजूद, तमाम चौकसी के बावजूद, फिर चौथी लाश, फिर 5वीं लाश, फिर 6ठी लाश, फिर 7वीं, फिर 8वीं, और धीरे धीरे करके 13 लाशें मिलती हैं। मुंबई में जो सिलसिला 85 के एंड में शुरू हुआ और 88 में रुक गया, उस 88 के रुकने के करीब 7-8 महीने बाद कोलकाता में वो सिलसिला आगे बढ़ता है, और एक एक कर मुंबई में 12 लाशें मिली थी, कोलकाता में 13 लाशें मिलती हैं। और 13 की 13 लाशों की कहानी यही थी जो सेम मुंबई की थी। फुटपाथ पे सोने वालों को निशाना बनाया गया, जिनको निशाना बनाया गया वो सारे वैसे ही गरीब, भिखारी, या फिर जो छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करने वाले। तीसरी चीज़ सेम कि उनका कोई कोलकाता में जानकार नहीं, कोई ऐसा नहीं आया जो उनकी लाश को क्लेम कर सके, पहचान सके उनके कपड़ों से या किसी और चीज़ से। तो सारा जो तरीका था, सारा जो सब कुछ था, वो सेम मुंबई जैसा था। तो कोलकाता में जब 2-3 लाशें मिली और पहली बार वहाँ की पुलिस ने इनको कड़ियों को जोड़ा, तो पहली बार स्टोन मैन नाम का जो जन्म हुआ वो कोलकाता में हुआ। कोलकाता के एक इंग्लिश न्यूज़पेपर ने फ्रंट पेज पे स्टोरी छापी और उसने ये नाम दिया स्टोन मैन। वो शायद हेडिंग थी कि स्टोन मैन इज़ बैक। तो पहली बार जो मुंबई में 12 लोग मारे गए, कोलकाता में 13 लोगों का जो कत्ल हुआ, तो ये नाम पड़ा इस गुमनाम कातिल का स्टोन मैन, जो आज भी स्टोन मैन के नाम से जाना जाता है। तो कोलकाता पुलिस ने 13 लाशें मिली। उसके बाद ये हुआ कि कोलकाता पुलिस के इतिहास में ऐसे बहुत कम केस हैं जिसमें इतना बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया हो। कोलकाता पुलिस ने अपने इतिहास के सबसे बड़े सर्च ऑपरेशन को उस वक्त अंजाम दिया, हालांकि तब कलकत्ता था वो। हर फुटपाथ पे निगरानी रखी गई, हर ऐसे शख्स पे जिस पे ज़रा सा भी डाउट था उनको उठाया गया, पूछताछ की गई, कई लोगों के रिमांड लिए गए, लेकिन ना कोई फिंगरप्रिंट, ना कोई सबूत, ना कोई बाकी चीज़ें, कुछ नहीं मिला। और सबसे कमाल की बात यह है कि मुंबई और कोलकाता दोनों में 12 और 13 ऑफिशियली 25 लोगों का कत्ल हुआ। एक भी शख्स, एक भी चश्मदीद 25 के 25 कत्ल में कभी सामने नहीं आया कि उसने कत्ल होते हुए देखा है। ये चीज़ सबसे हैरान करने वाली थी कि कभी तो कातिल कोई ऐसा क्लू छोड़ जाए कि वो कोई लाश ठिकाने लगा रहा है, पत्थर मार रहा है या पत्थर उठा रहा है और कोई देख ले, लेकिन एक भी चश्मदीद नहीं मिला जिसने किसी को सर पे पत्थर मारते हुए देखा था। कोलकाता में भी जो एक पत्थर मिला वो बाकायदा, अच्छा वो अपने साथ हथियार तो लेके, पत्थर तो लेके चलेगा नहीं, किसी को भी शक हो जाएगा, तो वहीं से आसपास से कोई पत्थर उठाता था। तो सारे इन्वेस्टिगेशन और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चला कि जितने भी लोगों का कत्ल हुआ मुंबई और कोलकाता में, उनमें से किसी भी पत्थर का जो वज़न था वो 20 से 30 किलो कम नहीं था। मुंबई में तो 30 किलो का एक पत्थर हाथ ही आ गया था, लेकिन बाकी भी चीज़ों में वो कम से कम 20 किलो वजनी था। तो कोलकाता में भी ऐसा एक पत्थर पुलिस के हाथ लगा, उसका भी वज़न 20 किलो से ऊपर था। तमाम कोशिशें कर ली, कोलकाता पुलिस ने अपने सबसे बड़ा ऑपरेशन चला लिया, लेकिन उसके बावजूद स्टोन मैन का कोई सुराग नहीं मिला और स्टोन मैन हमेशा एक राज बना रहा। अब इसमें 2 चीज़ें आई, कोलकाता पुलिस और मुंबई पुलिस ने फिर इस पर ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन भी की, एक दूसरे की मदद की। तो दोनों एक चीज़ पे सहमत थे, वो ये कि जो मुंबई में जिसने किया शायद वही कोलकाता में था।
और वो मुंबई में 12 कत्ल करने के बाद उसने कोलकाता का रुख किया और वहाँ पे उसने जाके ये हरकत करनी शुरू कर दी। लेकिन वो था कौन, क्यों मारता था? तो इस पर जितने भी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, एक्सपर्ट से बात की, तो उनका निचोड़ यही था कि ये कोई साइको किलर था। कहीं ना कहीं उसको किसी फुटपाथ पे रहने वाले लोगों से कुछ नफरत थी, कुछ चिढ़ था, उसके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें थी, उसके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ होगा जिसकी वजह से वो ये काम करता था। क्योंकि उसने जिन लोगों को मारा उनसे उसकी किसी की कोई पर्सनल दुश्मनी की बात ही नहीं है, लूटपाट हो नहीं सकता और कोई मोटिव नज़र नहीं है। तो ये है कि उनको सिर्फ एक कड़ी जो जुड़ती है वो ये कि फुटपाथ पे सोने वाला, तो फुटपाथ पे सोने वाले से बहुत सारी चीज़ें, जो एक्सपर्ट्स का मानना था वो ये था कि कुछ ना कुछ ऐसा उस किलर के साथ हुआ या उसकी सोच रही इन लोगों के बारे में, और इसीलिए वो सिर्फ उनको निशाना बनाता था। लेकिन वो जो भी था बेहद शातिर था, इसलिए कि दो इस देश की सबसे बड़े जो शहर हैं, दो मुंबई और कोलकाता, जिनकी पुलिस भी कोई वैसी पुलिस नहीं है, हम उनके इन्वेस्टिगेशन एक से एक उन्होंने किया, बड़े बड़े केस सॉल्व किए हैं, स्मार्ट पुलिस कहते हैं इन दोनों को, बट उन्हें भी वो बेवकूफ़ बना गया। मुंबई में आज तक ये केस सॉल्व नहीं हुआ। कोलकाता में 13 कत्ल करने के बाद, मुंबई में 12 कत्ल करने के बाद, अचानक सेम मुंबई की तरह ही कोलकाता में 1989 के आखिर में आते आते 90 के आसपास ये कत्ल का सिलसिला रुक जाता है। 13 लाशों के बाद वहाँ गिनती रुक जाती है। उसके बाद फुटपाथ पे कोई और लाश नहीं मिलती। कुछ महीने बीतते हैं, कोलकाता पुलिस भी मुंबई पुलिस की तरह चैन की सांस लेती है कि चलो ये अपने आप रुक गया। इसका मतलब है कि कातिल वहाँ से निकल गया। फिर भी कोलकाता पुलिस बहुत अरसे तक उसके बाद भी फुटपाथ की निगरानी करती रही, फुटपाथ पे सोने वालों को चौकन्ना करती रही। उनको ये भी कहा गया कि कोई अकेला ना सोए, क्योंकि ज़्यादातर जो शिकार किए तो उसने वो फुटपाथ पे ऐसी जगहों पे सोने वालों को किया जो अकेला सो रहा है, थोड़ा सा वहाँ पे अंधेरा है। जो ग्रुप में सोते हैं उनको कभी उसने शिकार नहीं किया, वरना शायद कोई चश्मदीद मिल जाता। तो कोलकाता पुलिस ने ऐसे तमाम लोगों को आगाह किया कि वो फुटपाथ पे हों तो ग्रुप में सोएं, रोशनी के नीचे सोएं। लेकिन फिर 90s आते आते करीब साल भर के अंदर, मुंबई में 2 साल चला, कोलकाता में साल भर ये सिलसिला चला। उसके बाद ये कत्ल का सिलसिला मुंबई की तरह कोलकाता में भी रुक गया और कोलकाता पुलिस जांच करती रही, लेकिन अंजाम वही था। जैसे मुंबई पुलिस को कातिल का सुराग नहीं मिला, वैसे ही कोलकाता पुलिस को कातिल का सुराग नहीं मिला। इसके बाद धीरे धीरे 15-16 साल बीत जाते हैं। अचानक 16 साल के बाद, 16 नहीं बल्कि 90 से अगर हम जोड़ें तो 26 साल, 2016 में असम के गुवाहाटी शहर से खबर आती है कि स्टोन मैन इज़ बैक। वहाँ 2 से 3 ऐसे कत्ल होते हैं और सेम वैसे ही सर कुचला गया था, वजनी पत्थर से कुचला गया था, और वो भी वैसे ही थे जो फुटपाथ पे सोने वाले थे। तो ऐसा लगा कि यहाँ पे 2 या 3 कत्ल हुए कि अब शायद गिनती बढ़ेगी, और ये अब मुंबई, उसके बाद कोलकाता और अब गुवाहाटी। लेकिन शुक्र ऊपर वाले का कि उसके बाद ये गिनती बढ़ी नहीं और 3 तक ही रुक गई। तो स्टोनमैन की कहानी फिर उससे आगे नहीं बढ़ी। लेकिन आज का सच ये है कि 1985 से जो सिलसिला शुरू हुआ, 88 तक मुंबई में, 89 में कोलकाता में, 2016 में गुवाहाटी में लास्ट आया, तो 15 और 20 लगभग 34-35 साल हो गए। स्टोनमैन कौन था, स्टोनमैन कौन है, आज भी क्या वो है, क्या वाकई गुवाहाटी में भी वही था? अगर गुवाहाटी में वो वही था तो 3 साल और हो गए हैं, क्या वो फिर किसी शहर में टपकेगा? इन सारे सवालों में से किसी का जवाब किसी के पास नहीं है, न मुंबई पुलिस के पास, न कोलकाता पुलिस के पास, न ही गुवाहाटी पुलिस के पास।